स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साउंड एंड वेव्स और ये स्लाइड नंबर 1 है। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। व्हाट इज साउंड एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल एंड नॉइज साउंड। तो साउंड क्या होता है? साउंड इज़ अ वाइब्रेशन दैट ट्रैवल थ्रू एयर और अनदर मीडियम एंड रीच इनटू अ एयर। साउंड जो होता है एक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन मतलब कोई चीज़ अगर हम उंगली टेबल पे हिलाते हैं ना, इसको कहते हैं वाइब्रेशन। और ये ट्रैवल कैसे करता है? अब मैं उंगली अगर टेबल पे हिलाऊंगा और वाइब्रेशन पैदा होगी, यानी मेरी उंगली हिलेगी, तो जाहिर सी बात है साउंड पैदा होगा। और ये साउंड मुझे सुनाई कैसे देगा? सुनाई ऐसे देगा कि मेरे आसपास हवा मौजूद होती है, उस हवा में ये साउंड ट्रैवल करते करते या किसी और चीज़ के ज़रिए ट्रैवल करते करते मेरे कानों में जाएगा। किसी और चीज़ के ज़रिए कैसे? कि फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं हवा के ज़रिए, कभी कभी कोई और चीज़ भी होती है जिसके ज़रिए साउंड हमारे कानों में जाता है। जैसे लाउड स्पीकर हो गया। ठीक है, लाउड स्पीकर में भी ये होता है कि वाइब्रेशन होती है साउंड की और वो ट्रैवल करते हुए लाउड स्पीकर के ज़रिए हमारे कान में जाता है, इसलिए वो अनदर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, तो साउंड वाइब्रेशन होता है। इसकी एक और एग्जांपल ये कि अगर आप बात करो ना किसी से, तो मुंह पर ऐसे दूर से दूर मतलब मुंह पे हाथ रख दो 1 सेंटीमीटर का फासला या 2 सेंटीमीटर का फासला छोड़ के, तो आपको फील होगा कि साउंड आप बात कर रहे हो ना, वो आपको फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कोई आपके हाथ में कोई चीज़ मार रहा है, तो इसका मतलब आपको लगेगा कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है। तो ये है साउंड। ये साउंड की डेफिनेशन बन गई। और साउंड 2 तरह के होते हैं। एक होता है म्यूज़िकल, जिसको हम प्लेजेंट साउंड कहते हैं, और एक नॉइस, जिसको हम अनप्लेजेंट कहते हैं। म्यूज़िकल वो होता है जो हमें अच्छा लगता है, इसलिए इसको प्लेजेंट कहते हैं, और नॉइस इसलिए कि हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको अनप्लेजेंट कहते हैं। तो म्यूज़िकल साउंड वो होता है जो हमारे कानों को अच्छा प्लेजेंट इफेक्ट है, और नॉन म्यूज़िकल हमारे कानों को अनप्लेजेंट मतलब नाखुशगवार बुरा इफ़ेक्ट है। म्यूज़िकल साउंड जो होता है उसमें रेगुलेटरी पाई जाती है। रेगुलेटरी मतलब ये कि एक रेगुलर वे में होता है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आहिस्ता भी बोल रहा हूँ, तेज़ भी बोल रहा हूँ, आहिस्ता भी बोल रहा हूँ, तेज़ भी बोल रहा हूँ। कोई गाना चल रहा होता है तो एक रेगुलर थीम में चल रहा होता है ना। लेकिन नॉइज़ जो होता है ना, उसकी कोई रेगुलेटरी नहीं होती। क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, सही है, अब कौमी तराना पढ़ रहे हैं ना, तो सब पाक सर ज़मीन शायद बात करके रुक जाएंगे। लेकिन अगर नॉइज़ साउंड होगा तो उसमें सब बच्चे शोर कर रहे, कोई आधा का तराना पढ़ रहा है, कोई और बात कर रहा है, तो कोई रेगुलेटरी नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं, एक रेगुलर वे में नहीं जा रहे। तो ये हमारा इट हैज़ नॉट रेगुलेटरी। म्यूज़िकल साउंड जो होता है वो डिपेंड होता है 3 चीज़ों पे, तभी तो म्यूज़िकल बनता है ये, यानी तभी तो प्लेजेंट बनता है ये। पहली चीज़ है पिच, दूसरी है क्वालिटी, एंड तीसरी है लाउडनेस। इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि नॉइज़ साउंड है, तो नॉइज़ साउंड जो होता है वो डिपेंड होता है शिद्दत पे, इंटेंसिटी पे। यानी नॉइज़ साउंड इतना तेज़ होना चाहिए जो हमारे कानों को ना पसंद आए। क्लास में बच्चे बात करेंगे तो मुझे तंग गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन बच्चे शोर करेंगे बहुत ज़्यादा, तो अचानक से टीचर क्लास में शाउट करता है, क्योंकि शोर शिद्दत, इंटेंसिटी होती है। तो नॉइज साउंड के लिए इंटेंसिटी ज़रूरी होती है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंस बिटवीन TW एंड LW। आप बोलोगे वाई भी राइट वाई आई सेड टू TW एंड LW। एक्चुअली TW मीन्स ट्रांसफर वेव्स एंड LW मीन्स लॉन्गिट्यूशनल वेव्स, जैसे कि लिखा हुआ है। ट्रांसफर वेव्स जो होती है वो कंसिस्ट होती है ट्रफ एंड क्रस्ट पे। ठीक है, ट्रफ मतलब नीचे, आप पहाड़ को देख लो, आप सब आंखें बंद करके पहाड़ को सपोज करो। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट माउंटेन। तो आप देखोगे कि माउंटेन के नीचे का हिस्सा ट्रफ कहलाएगा, ऊपर का हिस्सा क्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रफ एंड क्रस्ट। ठीक है, आप देख रहे डायग्राम में भी नीचे हाथ बना हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है पहाड़ की तरह बना हुआ है। तो साउंड पहाड़ की तरह नहीं होता, लेकिन एक सपोज किया जाता है कि TW साउंड जो है ना, ये TW साउंड की जो वेव्स है वो डिपेंड होती है ट्रफ और क्रस्ट पे, यानी ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा। लेकिन LW जो होता है वो कंप्रेस और रिफ्रैक्शन पे डिपेंड होता है, यानी कि कोई दबावा फैलावा। ठीक है, जैसे कि आप ये लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में देख रहे हो डायग्राम में। TW जो होता है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है, सॉलिड में फैलता है, प्रोपोगेट मतलब फैलता है। लेकिन LW जो होता है वो सॉलिड में भी फैलता है, लिक्विड में भी फैलता है, गैस में भी जाता है। TW के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, यानी कि वेव्स की डायरेक्शन में राइट एंगल की तरफ सफ़र करते हैं। राइट एंगल मतलब ये कि एक सीधा जाता है। आप देख लो डायग्राम में ये शाम की तरह बना हुआ है, तो ये पहले ऊपर गया, ठीक है, 90 डिग्री गया है। आप बोलोगे टेढ़ा है, लेकिन हाथ से देखेंगे तो 90 डिग्री है। फिर नीचे आया 90 डिग्री, ऊपर गया 90 डिग्री, नीचे आया 90 डिग्री। वैसे तो 60 डिग्री लग रहा है, लेकिन अगर हम हाथ से देखेंगे तो स्ट्रेट जा रहा है। तो दिस इज़ राइट एंगल। तो ये इस तरह से सफ़र करता है।
लेकिन जो LW के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सेम डायरेक्शन में सफ़र करते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर रहे। देखो सब सीधे लाइन में जा रहे हैं, कम ज़्यादा तो हो रहा है, कम ज़्यादा यानी कंप्रेस भी हो रहा है, देख रहे हो। और जो स्प्रिंग की तरह है, फैला हुआ है वो रिफ्रैक्टेशन कहला रहा है, और दबा हुआ है वो कंप्रेशन कहला रहा है। तो इसमें कोई भी है ना मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। TW नंबर 4 पॉइंट, TW जो है वो चेंज करता है अपनी डेंसिटी ऑफ मीडियम की। डेंसिटी ऑफ मीडियम मतलब शिद्दत, कभी ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा होगा, नीचे आएगा तो कम होगा। क्रस्ट में ऊपर का हिस्सा क्रस्ट है, बहुत ज़्यादा होगा, नीचे का हिस्सा ट्रफ है तो कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड। लेकिन इधर क्या बोलते हैं, अच्छा सॉरी, इसकी ना जो डेंसिटी चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? नंबर 4 पॉइंट में देखोगे क्रस्ट और ट्रफ का शेप एक ही है, लेकिन जो हमारा LW जो है उसकी डेंसिटी चेंज होती है। कैसे? आप देख रहे हो स्प्रिंग की तरह जो बना हुआ है LW साउंड, कहीं ज़्यादा है कहीं कम, कहीं ज़्यादा है कहीं दबा हुआ है कहीं खुला हुआ। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट बता रहा है कि इसकी डेंसिटी यहाँ पर चेंज होती है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंज हो रही है, लेकिन उसमें डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंज नहीं हो रही। लास्ट पॉइंट छुपा हुआ है, लेकिन आपकी कॉपी में सही है कि इसकी एग्जांपल है, एक सितार जो होती है ना हमारी गिटार या सितार, उसको चलाएंगे ना तो ये ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल होगी। टिन, यानी कि वो ऐसा होगा ना कि लॉन्ग साउंड आएगा, देन द साउंड बिकम द लो, तो ऊंचाई पे जाएगा, क्रिस्ट पे जाएगा, देन ट्रफ पे आएगा। लेकिन LW जो होता है इसकी एग्जांपल है साउंड वेव्स इन एयर। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ साउंड वेव्स जो क्लास में हम बात करते हैं वो LW कहलाता है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर सुनाई नहीं दे रहा, इसका मतलब उनको वो सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ बच्चे जो आगे बैठे वो कह रहे हैं सर आप बहुत ज़ोर से बोल रहे हो, तो ये कम ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। Now we can talk about the characteristic and properties of sound. If I write the both thing character and properties, you have to write both thing too. कॉपी में मैंने देखा है कि आपने सिर्फ कैरेक्टर लिखा है, कैरेक्टर एंड प्रॉपर्टीज़ दोनों स्लैश डाल के लिखो, ताकि एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप रिकगनाइज कर लो। जैसे कि मैंने प्लेजेंट साउंड के बारे में बताया था कि वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, इट्स डिपेंड ऑन 3 थिंग्स। लेकिन जो अनप्लेजेंट साउंड होता है वो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है। तो लेट मी टॉक अबाउट द प्लेजेंट साउंड, क्योंकि साउंड कैरेक्टर किसका होता है? जो कि अच्छा होता है। अच्छा कौन होता है? प्लेजेंट साउंड। प्लेजेंट साउंड यानी म्यूजिकल साउंड, उसी के कैरेक्टर है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा सवाल है म्यूजिकल साउंड के कैरेक्टर बताओ, तो 3 होते हैं इसके कैरेक्टर, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। लाउडनेस डिपेंड होती है शिद्दत ऑफ, इंटेंसिटी मतलब शिद्दत पे। ज़्यादा शिद्दत होगी तो ज़्यादा हाई साउंड पैदा होगा, कम शिद्दत होगी तो कम साउंड पैदा होगा। यानी कि लाउडनेस है कि अगर मैं गाना चला रहा हूँ और मेरा फ्रेंड कह रहा है ज़रा गाना तेज़ करो, गाड़ी में हम बैठे, ठीक है, तो मैं गाना तेज़ करूँगा, वो भी इंजॉय करेगा। तो गाने की शिद्दत ज़्यादा हो गई तो साउंड की आवाज़ भी तेज़ हो गई। फिर वो अचानक से पुलिस वाले में आगे देखूँगा तो मैं गाड़ी के वॉल्यूम को कम कर दूँगा, कम साउंड हो गया तो बस एक जना भी नहीं सुन रहा, स्लो सुनाया जा रहा है, बहुत स्लो, एक जना ही सुन रहा है, समझो, नहीं भी सुन रहा है, सुन भी रहा है, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो हमारा साउंड भी कम हो जाएगा। तो इंटेंसिटी जब आप, सिंपल एग्जांपल है लाउडनेस की कि आप गाड़ी में बैठे हो, आप साउंड खोलते हो तो आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, अंडरस्टैंड, तो आपका साउंड बढ़ गया। आपने साउंड कम किया तो इंटेंसिटी कम हो गई, आपका साउंड कम हो गया। यानी लाउडनेस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा पिच है। पिच जैसे आप क्रिकेट टीम में देखते हो लाइन होती है, ठीक है, तो ज़्यादा पिच होगी तो साउंड ज़्यादा होगा, कम पिच होगी तो साउंड कम होगा। पिच मतलब फ्रीक्वेंसी, पिच डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पे, यानी रफ्तार पे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई ऑलरेडी टॉट यू दिस टॉपिक बिफोर एंड नाउ आई वांट टू कंप्लीट दिस टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। तो मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि बेटा ये साउंड का चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, अंडरस्टैंड। तो जब मैं स्लो बोला ना तो ये मेरी लो फ्रीक्वेंसी थी, या ये मेरा हाँ फ्रीक्वेंसी, मेरी जो फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है, ये पिच डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है लेकिन मैंने नोट्स में सही कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा है लार्ज पिच प्रोड्यूस हाई साउंड, लेकिन मैंने नोट्स में सही करके आपको दे दिया है लार्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हाई साउंड, स्मॉल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस लो साउंड। ये नोट्स में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जब मैं आराम से बात कर रहा था ना तो मेरी फ्रीक्वेंसी लो थी, ठीक है, तो साउंड भी स्लो मुझे आने लगा, धीमा आने लगा। यानी कोई आहिस्ता बात करता है, स्लो बात करता है तो उसकी आवाज़ हमें धीरे आती है। लेकिन अगर कोई जल्दी बोलता है, तेज़ बोलता है तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है और अल्फाज तेज़ी से जाते हैं,
ठीक है। तो पिच जो होती है वो भी क्या बोलते हैं, डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन लाउडनेस डिपेंड होती है इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो साउंड ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी कम होगी तो साउंड कम होगा। इसी तरह पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो साउंड ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो साउंड कम होगा। ठीक है, इधर मैंने दोनों में पॉइंट लिखा है कि पिच जो है वो रिकग्नाइज करती है फ्लैट और श्रिल साउंड को। फ्लैट साउंड और श्रिल साउंड क्या होता है? फ्लैट साउंड मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह सकते हैं कि ये फ्लैट यानी कि मर्द एक औरत की आवाज़, ठीक है, या कोयल की आवाज़ और क्या बोलते हैं ना एक बिल्ली की आवाज़। अब मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, मुझे कोयल की आवाज़ सुनाई दे देगी, ठीक है, वो फ्लैट साउंड है। लेकिन श्रिल साउंड क्या है? बिल्ली ने म्याऊं किया, वो मुझे आवाज़ क्लास तक सुनाई नहीं दी, हो सकता है फर्स्ट फ्लोर को सुनाई दी, लेकिन कोयल की आवाज़ तो हर बहुत तेज़ी से जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। लार्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हाई साउंड, अंडरस्टैंड, स्मॉल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस लो साउंड। तो यहाँ पर पिच की जगह फ्रीक्वेंसी जो मैंने करेक्शन करवा दिया था। थर्ड क्वालिटी इसकी थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्वालिटी है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये रिकग्नाइज करती है दो साउंड में। अगर मैं क्लास में आपसे कहूँ आंखें बंद करो और मैं बांसुरी बजाऊँ एंड देन आई आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट आई यूज्ड इन द क्लासरूम, तो आप क्या बोलोगे? सर आपने बांसुरी यूज़ की। मैं बोलूँगा नहीं मैंने ढोल यूज़ किया। आप बोलोगे नहीं सर। मैं कहूँगा 100% बताओ। आप बोलोगे 100%। कैसे पता चला आपको? क्योंकि जब कोई साउंड होता है इसमें लाउडनेस और पिच होती है, तो बांसुरी की लाउडनेस और पिच जो थी उसके ज़रिए आपने इसको रिकग्नाइज़ किया। इसी तरह अगर क्लास में ढोल बजाता हूँ तो ढोल की लाउडनेस और पिच जो होगी वो जिसकी वजह से ढोल का साउंड बना, तो उस साउंड को आप रिकग्नाइज़ कर सकोगे। तो ये हेल्प करता है, ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये हेल्प करता है रिकग्नाइज करने के लिए दो साउंड की पिच एंड लाउडनेस को, अंडरस्टैंड। तो इसकी मदद से हम ये भी कह सकते हैं कि हम दो साउंड को रिकग्नाइज कर सकते हैं, ढोल का साउंड, मर्द का साउंड, औरत का साउंड, ठीक है। कभी कभी हम फ़ोन पे बात करते हुए हमें तंग करता है कि भाई मैं ये बात कर रहा हूँ, आप बोलते हो नहीं तुम तो वही बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि क्वालिटी की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन है फैक्टर बताओ लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड होती है। लाउडनेस ऑफ साउंड जो होती है यानी साउंड लाउड कैसे होता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरी आवाज़ स्लो है तो उसका मतलब ये फैक्टर पूरे नहीं हुए। फैक्टर ज़रूरी है अगर ये साउंड लाउड होता है तो ये फैक्टर जो है वो एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस है, एरिया है, डायरेक्शन ऑफ विंड है और डेंसिटी है। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अच्छा, लाउडनेस जो होती है ना, अब लाउडनेस के कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता है बताता हूँ। लाउडनेस जो साउंड होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब तो पता है आपको, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, एक कम होती है तो दूसरी कम होती है। तो लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड की एग्जांपल ये कर सकते हैं कि आपने सुना होगा कि एम्पलीट्यूड जो साउंड की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। लाउडनेस होगी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लाउडनेस कम होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा। लेकिन स्क्वायर का वर्ड यूज़ किया गया। अगर मैं लाउडनेस 1 बढ़ाऊंगा तो एम्पलीट्यूड 2 बढ़ जाएगा, अगर मैं लाउडनेस 2 बढ़ाऊंगा तो एम्पलीट्यूड 4 बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो लाउडनेस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होती है। ये लाउडनेस और साउंड का कैरेक्टर है, सॉरी ये फैक्टर है, ठीक है। यानी एक साउंड लाउड होने के लिए हमें एम्पलीट्यूड जो है वो स्क्वायर रखना चाहिए, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ, ठीक है, तो उसका लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होनी चाहिए लेकिन स्क्वायर के। यानी अगर साउंड 1 कदम बढ़ता है तो उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो 2 कदम बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन दोनों साथ ही बढ़ेंगे। 1 कदम कम होता है तो उसकी एम्पलीट्यूड 2 कदम कम हो जाएगी, ठीक। एम्पलीट्यूड क्या होता है मैं आपको क्लास से प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। डिस्टेंस, लाउडनेस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आप सॉन्ग सुन रहे हो, सही है, सुनते सुनते आप रास्ते में कोई अगर गाड़ी में गाना चल रहा है, गाड़ी रुकी भी, आप उसके पास से गुजर रहे हो तो आपको सुनाई देगा गाना। लेकिन आप आगे जाओगे या गाड़ी आपके पास से गुजरेगी, सॉन्ग आहिस्ता 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 करके स्लो हो जाएगा ना, तो उसकी लाउडनेस कम होते होते एक वक्त आएगा हमें सुनाई नहीं देगी। तो लाउडनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इन्वर्सली मतलब ये एक बढ़ता है तो एक कम होता है डिस्टेंस के, लेकिन ये भी स्क्वायर का होता है यानी कि डबल होता है। एरिया मतलब जगह, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एरिया के। कम एरिया होगा तो साउंड सुनाई देगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कम साउंड होगा तो क्या होगा कि ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कमरे में हूँ, ठीक है, एक कमरे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको सुनाई दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अगर बिल्डिंग के बीच में खड़े रह के बोलूँगा तो किसी को सुनाई देगा, मुझे वहाँ पे माइक चाहिए होगा। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड होता है एरिया पे, ठीक है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एरिया। डायरेक्शन ऑफ विंड क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है हवा ज़रूरी होती है,
तो ये हवा पे तो साउंड डिपेंड ही होता है, ठीक है। तो अगर क्या बोलते हैं ना, हवा तेज़ होगी तो वो लाउडनेस ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी और लाउड साउंड हमें सुनाई देगा। अंडरस्टैंड। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितनी जगह लेता है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड होता है डेंसिटी पे भी, ठीक है। ज़्यादा जगह होगी तो साउंड भी ज़्यादा पैदा होगा। आप एक बड़ा सा देगचा लो, उसके अंदर कुछ बोलो, आवाज़ आपकी बहुत बड़ी आएगी, ठीक है। एक छोटा सा कप लो, उसके अंदर बोलो तो आपको अपनी आवाज़ कम आएगी। तो ये लाउडनेस ऑफ साउंड के कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। अंडरस्टैंड। सॉरी पीछे से आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं अभी इतना अभी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग पर्सनली करूँ। सही है। SHM क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसकी एग्जांपल बताओ। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वाइब्रेटरी मोशन, जिसको ऑक्सीलरी मोशन भी कहते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, ठीक है, जो कि अपने खास पॉइंट यानी मीन पॉइंट या सेंटर पॉइंट पे आती है। मोबाइल की एग्जांपल लो, आप लेटे हुए हो, मोबाइल आपका वाइब्रेट कर रहा है, कभी राइट कभी लेफ्ट, जैसे हाथ टाटा नहीं करते ऐसे वाइब्रेट करता है ना मोबाइल। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, ये कहलाती है बैक एंड फोर्थ। लेकिन वो सेंटर पे आता है, फिर लेफ़्ट जाता है, फिर सेंटर पे आता है, फिर राइट जाता है। तो ये मेरी मोशन कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। घड़ी का पेंडुलम ले लो, वो ऊपर जाता है फिर बीच में आता है, फिर ऊपर जाता है फिर बीच में आता है, ठीक है, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक। अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए ये कि हमने घड़ी का पेंडुलम ले लिया, घड़ी का जो नहीं टन टन घंटा होता है उसको, यहाँ पर बीच में देखो सेंटर पॉइंट को मीन कहेंगे, इसको मैंने ओ का नाम दिया, डायग्राम को देखिएगा। एक मैंने ओ ए, अच्छा ये एक ही बॉल है, ये ऊपर जाएगा तो ये ए पे जाएगा, फिर वापस ये मीन पे आएगा ओ पे, फिर वापस ये ओ से बी पे जाएगा। ये 3 बॉल नहीं है, पेंडुलम एक ही है, ठीक है। ये बताया गया है कि पहले ये, अब ये घंटी अगर जाएगा, घंटा ऊपर जाएगा ए पे, तब जो ऊपर जाएगा ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। ऊंचाई पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, और जब एक एनर्जी ज़ीरो होगी तो दूसरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। फिर ये ऊपर जाने के बाद दोबारा मीन पॉइंट पे आएगा, सेंटर पे आएगा। तो जब नीचे सेंटर पे आया तो समझो नीचे आ गया, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगी। फिर ये बी पे जाएगा, तो बी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि ये इसकी एनर्जी जो है वो ऊंचाई पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और सेंटर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इसकी जो होती है वो क्या बोलते हैं ना मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। तो जब ज़मीन पे हम होंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप ज़मीन पे हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है, लेकिन आप सीढ़ियाँ चलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो दोनों एनर्जी एक साथ मैक्सिमम नहीं हो सकती, दोनों एनर्जी एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ पर यही बोला गया सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन तो मैंने बता दी। इसकी कंडीशन ये है कि एक्सक्रेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सक्रेशन का मतलब होता है हटाओ। अगर मैं एक घंटे को हटाऊंगा तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं ऊपर की तरफ हटाऊंगा ना, लेफ़्ट की तरफ, ए पॉइंट की तरफ, तो ए पॉइंट पे जाएगा, बी पे नहीं जाएगा। एक्सक्रेशन इज टूवर्ड द मीन पॉइंट, वो ए या बी पे जाने के बाद मीन पॉइंट यानी ओ पॉइंट पे लाजमी आएगा। एंड द सिस्टम हैव मस इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था ना मैंने। लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, हम बस में बैठे हुए होते हैं और गाड़ी चल रही होती है, ठीक है, हम बैठे हुए रहते हैं, तो ये इनर्शिया होना चाहिए। यानी घंटा अगर चल रहा है ना तो घड़ी रुकी हुई है, घड़ी नहीं चल रही है साथ में। अंडरस्टैंड। तो ये इसकी कंडीशन है। थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके दे दूँगा। यारी मदद, हैव अ गुड डे एंड सॉरी फॉर द वॉइस। बस ये आप लोगों को समझाया था मैंने इसीलिए।